साल 2002 में एक इंसिडेंट हुआ। एक बिज़नेस डीलिंग था, जहाँ पर मैंने वादा कर दिया था कि मैं ये करूँगा। मैंने प्रॉमिस दे दिया था और फिर मैं पलट गया। प्रॉमिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करना बाकी था, लेकिन जिस इंसान के साथ मेरा नेगोशिएशन हो रहा था, उसके साथ हमने अग्री कर लिया था, उसने भी अग्री कर लिया था। प्रिंटिंग बिजनेस था। और जब मैं मेरे डैड के पास आके मैंने डिस्कस किया, डैड पत्रकार, उन्होंने कभी बिज़नेस किया नहीं था। मैं था बिजनेसमैन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी कह सकते हो, बिजनेसमैन भी कह सकते हो, क्योंकि थोड़े दोनों चीज़ों के एलिमेंट्स थे। थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल काम था मेरा, थोड़ा प्रोफेशनल काम था। तो मैंने डैड के साथ डिस्कस किया और डैड ने कहा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम घाटे का सौदा करने जा रहे हो। तुम्हारा इसमें भारी नुकसान होने के चांसेस बहुत हैं और फ़ायदा होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब मैंने कहा, डैड लेकिन मैंने तो वचन दे दिया है, मैंने प्रॉमिस कर दिया है। तो डैड ने कहा, प्रॉमिस तोड़ दो। मैंने कहा, यार मैं कैसा इंसान हूँ कि कोई अगर मैं अगर किसी के साथ सौदेबाजी करने जाऊँगा, नेगोशिएट करने जाता हूँ और मैं फिर पलट जाता हूँ, यानी अपने वचन का मैं बंधा हुआ अगर नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसा इंसान हूँ? ऐसे कैसे मैं करूँ? डैड ने कहा, तुम किसके तरफ वफादारी दिखा रहे हो? तो मैं काफ़ी आदर्शवादी था और आदर्शवाद के अंदर थोड़ा रियलिज़म, दुनियादारी कम था मेरा। तो डैड ने कहा, यार तुम वफादार हो, तुम लॉयल हो, तुम अपने वचन से बंधे हुए हो। और ये वचन से बंधे हुए रहना मैंने मॉम से सीखा था। मॉम के जो फादर थे वो राजस्थानी थे। मेरी मॉम की मदर जापानीज़, मेरी मॉम के फादर राजस्थानी। तो वो जो शी वॉज ऑर्फन्ड एट ए वेरी अर्ली एज। तो लेकिन मॉम वो जो राजस्थानी शब्द, ये जो है ना सेइंग है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये टाइप के इंस्पिरेशनल सेइंग्स मुझे बहुत बताते थे। और ये प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात मेरे दिमाग में घुस गई थी। तो मैंने कहा, डैड मैंने तो प्रॉमिस दे दिया है। डैड ने कहा, कौन सा प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस है ये? अब ये जो बिज़नेस प्रॉपोजिशन क्या था उसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल में चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्वर्सेशन था, जो इसके नैतिकता के बारे में था, एथिक्स और साइकोलॉजी के बारे में था, और बिज़नेस का जो एक प्रिंसिपल होता है, बिज़नेस के फंडे, उसके बारे में था। तो मैं इसको किसी टेक्निकल बातों से डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री विथ मी ऑन द टेक्निकल पार्ट्स ऑफ इट। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि मैं एक एसोसिएशन के साथ सौदा करने जा रहा था। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स का एक एसोसिएशन था, उसके साथ सौदा करने जा रहा था उनका मैगज़ीन चलाने के लिए। और ये सौदा कुछ ऐसा था कि मैं अगर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स लाऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा तो वो मेरे पैसे होंगे, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट्स कम पड़ते हैं तो भी मुझे मैगज़ीन निकालना होगा। और मैंने इस तरह से एस्टिमेट किया था कि एडवर्टाइजमेंट्स तो मिल जाएंगे, यानी कॉस्ट तो कवर हो जाएगा और प्रॉफिट्स होने वाले हैं और मैं प्रॉफिट्स कमा सकूंगा। तब डैड के साथ जब डिस्कस किया तो उन्होंने बोला, नहीं, यहाँ पे घाटे का सौदा है। अगर ये प्रॉफिटेबल है तो ये चीज़ वो लोग तुमसे ले लेंगे, वो तुम्हारे पास वो मैगज़ीन रहने ही नहीं देंगे अगर ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया तो। लेकिन अगर लॉस मेकिंग है तो तुम्हारे पास ही रहने देंगे।
तो तुम उस तरह के सौदे में पड़ रहे हो। मैं वचन दे चुका था। डैड ने बोला वचन कैसा, किसको वचन दिया है तुमने? चेयरमैन ऑफ दैट एसोसिएशन, उसके बिल्कुल टॉप बॉस हैं, और यानी काफ़ी प्रेस्टिजियस लोकेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आई थिंक क्रिकेट CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया या कोई किसी क्लब में बैठ के हमने डिस्कशन किया था। तो मैंने कहा मैंने वचन दिया है। डैड ने कहा किसको वचन दिया है तुमने? टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल उसके करता हरता धरता हैं। डैड बोले यार एसोसिएशन है, उसके हेड को तुमने वचन दिया है, वो तो हेड बदल जाएगा। हर साल ये लोग इलेक्शन करते हैं, अगले साल का चेयरमैन कोई और होगा, या इलेक्शन करते भी नहीं है बाय नॉमिनेशन, अगले साल का चेयरमैन कोई और होगा, उसका दिमाग कुछ और चलेगा। तुम किसके अपने आप को कहाँ वचनबद्ध मान रहे हो यार? और दूसरी बात उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अब ये जो बात है ना, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो साइकोलॉजी में चले गए और काफ़ी फिलॉसफी में चले गए। उन्होंने बोला तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? मैंने कहा पब्लिशिंग, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग। यानी उन्होंने कहा ठीक है, तो यानी कारीगरी ना, डिज़ाइनिंग करते हो, जर्नलिज्म करते हो, कारीगरी, बेसिकली तुम कारीगर हो, तुम शब्दों के कारीगर हो। तो तुम्हारे अंदर है एक कारीगर जिसको पेमेंट मिलना चाहिए। मैंने कहा हाँ करेक्ट। और बोले तुम्हारे अंदर है एक एंटरप्रेन्योर, और वो एंटरप्रेन्योर कारीगर से अलग है। कारीगर घर में बैठ के कंप्यूटर पे काम करता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो बाहर जाके बिजनेस लेके आता है कारीगर को देने के लिए। मैंने बोला हाँ ऐसे कह सकते हैं। तो अभी जो बात कर रहा है मेरे साथ वो है कृष द एंटरप्रेन्योर। मेरे साथ कारीगर बैठ के बात नहीं कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बैठ के बात कर रहा है। मैंने बोला ठीक है आगे। तो बोले तुम कृष द एंटरप्रेन्योर जाके अगर कोई घाटे का सौदा करके आते हो, या ऐसा सौदा करते हो कि कारीगर के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, वो स्ट्रेस आउट हो जाएगा, तुम अपने आप को काम दे रहे हो कि मैं इतना बड़ा मैगज़ीन निकालूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, काम दे रहे हो। अब वो काम के पैसे भी ना मिले या कम पैसे मिले, लेकिन और या फिर काम ज़्यादा हो जाए, वो तुमको ही करना है, तो तुम अपने साथ ज्यादती नहीं कर रहे हो? मैंने बोला डैड अपने साथ ज्यादती क्या होता है? विल पावर तो भी एक चीज़ है ना, जो काम करने का होता है वो करने का होता है। और मैं अगर अपने आप को काम दे रहा हूँ, मैं करूँगा, कम पैसे में या ज़्यादा पैसे में मैं करूँगा। और बोले नहीं तुम गलत सोच रहे हो, तुम जिस तरह से सोच रहे हो ना ये गलत है, फंडामेंटली गलत है। ऐसे सोचो कि तुम्हारे अंदर जो कारीगर है वो एक अलग इंसान है, और वो बेचारा काम करेगा, वो कंप्लेन नहीं करता है, वो काम करता है। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है एज एन एंटरप्रेन्योर कि तुम उसे स्ट्रेस आउट न होने दो, उसको उतना ही काम दो जितना वो कर सकता है। उसको ओवर यूज़ करोगे तो उसका दिमाग हट जाएगा, वो यानी वो टेम्परामेंटल हो जाएगा, मूडी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और अगर दुखी हो गया तो उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ऐसे ही सोचो कि वो अलग इंसान है, तुम नहीं हो। ऐसे, या फिर ऐसे सोचो कि तुम कारीगर हो और तुम्हारा बॉस जो है वो एंटरप्रेन्योर है, और ये एंटरप्रेन्योर को लगता है कि मेरा जो कारीगर है वो सब काम करेगा, पूरा काम करेगा, जितना मैं काम दूंगा करेगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर, और तुमको जितना मिल रहा है सैलरी उतना ही दे रहा है, सैलरी पे हो तुम। अब सैलरी जो दुगना नहीं करेगा, लेकिन काम दुगना अगर कर दिया उसने, तो तुम डिससेटिस्फाई नहीं हो जाओगे? मैंने बोला हाँ वो तो हो जाऊंगा। तो बोले और अगर तुम डिससेटिस्फाइड हो गए तो तुम काम छोड़ने पे नहीं चले जाओगे, नौकरी छोड़ने पे आ जाओगे ना? हाँ
बात तो सही है। तो बोले अगर तुम नौकरी छोड़ने पे आ गए, अगर वो एंटरप्रेन्योर तुम नहीं हो तो तुम छोड़ के जा सकते हो। तुम कह सकते हो बॉस या तो मेरा पगार बढ़ाओ या ये मेरा वर्कलोड कम करो, कह सकते हो, लेकिन तुम ही हो कारीगर और तुम ही हो एंटरप्रेन्योर, तुम ही काम दे रहे हो और तुम ही काम कर रहे हो, तुम कैसे छोड़ सकते हो? तो नहीं छोड़ पाओगे। बोला हाँ वो भी सही है। तो बोले अगर तुम नहीं छोड़ पाते हो तो बेसिकली तुम गुलाम हो गए अपने आप के, तुम अपने खुद के गुलाम हो गए, तुम गुलामी कर रहे हो, खुद की गुलामी। तो एक तरफ तुम एक विक्टिम हो, दूसरी तरफ तुम अपना खुद का ऑपरेसर हो, एक्सप्लॉइटर हो। तो ये तुम्हारा गद्दारी तुम्हारे साथ हो रहा है कि नहीं? बोले वो भी तो सही है, मैं अपने आप के साथ गद्दारी करूँगा अगर मैंने अपने आप को ऐसे काम दे दिया जिससे मैं ओवर स्ट्रेस हो जाता हूँ। तो बोले और एक बात ये सोचो कि तुम जो कारीगर हो, कारीगर अपनी फैमिली पालने के लिए काम कर रहा है, तुम भी कारीगरी कर रहे हो अपने फैमिली को पालने के लिए। बोला वो भी सही है। तो फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हो, ये काम अगर ले लेते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस आउट होने का चांस ज़्यादा है, पैसे कमाने के चांसेस कम है। तुमको नहीं लग रहा है? मैंने बोला हो सकता है। तो अगर ऐसे हुआ तो तुम अपनी फैमिली को निगलेक्ट करोगे, टेम्परामेंटल भी हो जाओगे, चिड़चिड़े रहोगे, पैसे भी फैमिली को ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। अगर मिले तो बात अलग हो जाता है फिर भी कि चलो फैमिली के पास पैसे आते हैं, फैमिली को मैं यानी यूरोप घुमाने ले जाऊंगा उस तरह से। ये वो भी नहीं है ना। मैंने बोला हाँ बात तो सही है यार। तो बोले तुम किसको वफादारी दिखा रहे हो? तुम सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स वाला जो एसोसिएशन है उनको दिखाना चाहते हो, साबित करना चाहते हो कि मैं कितना वफादार इंसान हूँ, मेरे दिए हुए वचन को मैं नहीं तोड़ूंगा। ये सब तुम किसको दिखा रहे हो? तुम किसी अजनबी को दिखा रहे हो ना, या तुम अपने आप को साबित कर रहे हो? तुम खुद इनसिक्योर हो कि नहीं मैं गद्दार आदमी हूँ ऐसे तुमको लग रहा है, और इसलिए तुम प्रूव करने चले हो कि नहीं मैं बहुत ही वफादार इंसान हूँ, मैं दिए हुए वचन को नहीं तोड़ूंगा वगैरह। मैंने बोला लेकिन वचन को मैं अगर तोड़ने लगा तो फिर मैं कैसा इंसान हूँ? मेरे साथ कोई नेगोशिएट क्यों करेगा, कैसे करेगा? तो डैड बोले नेगोशिएशन कंप्लीट कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है तुम्हारा नेगोशिएशन कहाँ हुआ? तुम्हारा नेगोशिएशन कंप्लीट कहाँ हुआ? हाँ लेकिन मैंने अग्री तो किया था। तुमने अग्री किया तो यू कैन चेंज योर माइंड। हाँ तुमने अग्री किया था, ठीक है, तुमने कल एग्री किया था, आज बोलो कि मैं आई थॉट नहीं ये ठीक नहीं है, यू चेंज द टर्म्स। हाँ लेकिन उनका रिस्पेक्ट, वो बोले तुम अगर उल्लू बन जाते हो, तुमने एक अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा? तुमको लग रहा है कि वो लोग तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? और तुम अगर अपने लिए ज़्यादा मांग के लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट को बदलने की बात करते हो टू इन ऑर्डर टू गेट मोर फॉर योर सेल्फ, तुमको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? मैंने कहा हाँ वो तो है कि वो, तो फिर वो बोले क्यों तुम अपने आप को बांध रहे हो? वाई आर यू टाइंग योर सेल्फ? वचन में तुम बांधते क्यों हो अपने आप को? मत बांधो ना, फ्री रहो ना, आज़ाद रहो ना। ये मैंने कहा डैड लेकिन हाँ ठीक है चलो ये बिज़नेस की बात है इसलिए वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सब क्या है? आपको नहीं लगता है कि ये इट इज़ अ हीरोइक एंड करेजियस वैल्यू बाय इटसेल्फ? बिज़नेस की बात छोड़ देते हैं। तो डैड ने कहा जो इंसान अपने आप को बांध रहा है, वचन से बांध रहा है, वो मॉरल कायर है, मूर्ख है। मैंने कहा कायर है, चलो एक सवाल है, ये हमारे जो
हमारे हीरोज़ जो हुआ करते थे, जैसे कि भगवान राम ने वचन दे दिया था कि वो पिताजी की बात मानेंगे, और माता कैकेयी के कहे हुए शब्दों से वो बंधे हुए थे कि 14 साल का वनवास होने जा रहा है, तो चलो 14 साल का वनवास। तो उन्होंने 14 साल का वनवास ले लिया क्योंकि वो वचन से बंधे हुए थे। डैड ने कहा पहली बात है यार, स्टोरी बुक कैरेक्टर्स को लेके तुम अगर ज़िंदगी के लेसन्स लेना चाहते हो तो ये कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। यू कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम स्टोरी बुक कैरेक्टर्स। ये लोग स्टोरी बुक कैरेक्टर्स हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात है, उन्होंने कहा तुम ही सोचो। तो डैड का एक फंडा था कि देर आर टू रिलीजन्स, वैसे देर आर टू हिंदुइज़म्स। उन्होंने कहा देर आर टू हिंदुइज़म्स। एक राम का हिंदुइज़्म है और एक कृष्ण का हिंदुइज़्म है। राम का हिंदुइज़्म, ही सेड इट इज़ नॉट सच अ वैल्यू, क्या उनका कैसा था, इट इज़ नॉट वेरी इवॉल्व्ड। उनका ऐसे कहना था वो बहुत इवॉल्व्ड नहीं है, वो थोड़ा सा प्रिमिटिव सोच वाला रिलीजन है। इट्स अ प्रिमिटिव रिलीजन। प्रिमिटिव क्योंकि तुम प्रिंसिपल्स को लेके, सिद्धांतों को लेके, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैंने इसको प्राण दे दिया, अब मेरा ज़ुबान का कीमत है, अब मैं मर मिटूंगा अपने ज़ुबान पे, यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, लीनियर। तो बोले ये बहुत, और ये डैड के साथ बहुत बार डिस्कशन हुआ था। इट हैज़ बिकम क्वाइट इंटरनलाइज विथ मी, मेरे मन में बहुत बैठ गया है। वो कहा करते थे यार, रामायण का जो भगवान है, गॉड एज डिफाइंड इन रामायण, या फिर द वैल्यू सिस्टम एज पर्सोनिफाइड बाय द गॉड एज डिफाइंड इन रामायण, वो क्योंकि एक वैल्यू के प्रतीक है, वो वैल्यू सिस्टम उतना इवॉल्व्ड नहीं है। तुम्हें इवॉल्व्ड वैल्यू सिस्टम देखना है तो महाभारत देखो, भगवत गीता देखो। महाभारत में बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है। तो मैंने कहा कैसे इवॉल्व्ड, कैसे? वो बोले फॉर एग्जाम्पल, और इवॉल्व मतलब ऐसे नहीं कि द हीरोज़ आर देमसेल्व्स रोल मॉडल्स। कभी कभी हीरो को देख के सीखने को मिलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा देखो फॉर एग्जाम्पल, युधिष्ठिर अपने वचन में अपने आप को बांध लेता था, और उसने एक टाइप का ये प्रण लिया था कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलता हूँ, एंड सो ऑन। दैट वाज हिज रेपुटेशन। उस रेपुटेशन के साथ वो इंसान जाता है गैम्बल करने, जिसको द्यूत क्रीड़ा कहते थे महाभारत में। बेसिकली चौपाट या चौसर खेलते थे। गैम्बलिंग किया, वो भी किसके साथ? वो जानता था कि शकुनी इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वो जानता था कि दुर्योधन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान नहीं है, लेकिन वो जाता है और चौसर खेलता है, और चौसर खेल के अपने भाइयों को हार जाता है और अपनी पत्नी को हार जाता है, उनको दांव पे लगा देता है और हार जाता है। और फिर जो उसकी पत्नी की बेइज्जती होती है, उसके कपड़े उतारने की कोशिश में थे ये लोग। ही डज नॉट डिफेंड हर। क्यों? मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे उसे छुड़ाऊँ, मैं विवश हूँ। तो बोले ये तुम्हारा वैल्यू सिस्टम है क्या? इज़ दिस द वैल्यू सिस्टम दैट यू वांट टू एम्ब्रेस, कि मैं विवश हूँ, मेरे शब्दों से मैं विवश हूँ? वैसे विवश था कि अपने शब्दों से विवश बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो महाभारत के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनसे ये सीखने को मिलता है कि ये सब मत करो। सो मैंने कहा युधिष्ठिर इज़ अ रोल मॉडल। डैड ने कहा युधिष्ठिर इज़ नॉट द रोल मॉडल, कृष्णा इज़ द रोल मॉडल। युधिष्ठिर रोल मॉडल नहीं थे, युधिष्ठिर वॉज अ कैरेक्टर। और वो एंड वैसे और भी कैरेक्टर्स थे जो अपने वचन से बांध लेते थे अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, भीष्म पितामह ने अपने आप को हस्तिनापुर के राज्य से बांध लिया। उसके बाद न्याय हो अन्याय हो जो भी हो,
द्रौपदी के कपड़े उतर रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह हाथ नहीं उठाते हैं। क्यों? वो कहते हैं मैं विवश हूँ, मैं विवश हूँ, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ, मैं विवश हूँ। कैसी विवशता भाई? जब अधर्म हो रहा है उसको रोको। अल्टीमेटली रोकने के लिए कौन आया? कृष्ण। तो बोले तुम जिस वैल्यू सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हो ब्लाइंडली कि ये लोग रोल मॉडल्स हैं और ऐसे होना चाहिए और हमें वचन तोड़ना नहीं चाहिए, तुमको सही रोल मॉडल चाहिए ना, तो कृष्ण को देखो। कोई भी प्रॉमिस पलट सकता है, कोई भी, और ऐसे कोई ईगो नहीं है, ऐसा कोई ईगो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनली कृष्ण का जो राज्य था उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मगध का राजा ज़्यादा पावरफुल था, और मगध का राजा का नाम आई थिंक जरासंध या ऐसा कुछ, आई थिंक जरासंध, वो इज इट जरासंध, आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन मगध का जो राजा था उसके आर्मी की तुलना में कृष्ण का आर्मी कमज़ोर पड़ता था। ही डिड नॉट वांट टू फाइट, तो छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया। कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं, रण छोड़, रण को छोड़ देना। वो ही वेंट एंड सेटल्ड इन द्वारका और वहाँ पे नया राज्य शुरू किया। आई सेड इज दैट कवर्डाइस? ही सेज नो, दैट इज विजडम। ऐसी लड़ाई लड़ना जहाँ पे तुम हार जाओगे, ये कौन सी अक्लमंदी है? ये कौन सी अक्लमंदी का तुम ये प्रमाण दे रहे हो? इट इज़ नॉट स्मार्टनेस, नो। सो बी स्मार्ट। छोड़ना पड़ता है, छोड़ दो। जब लड़ सकते हो लड़ो, मौका देख के लड़ो। तो तुम अगर कोई रिलीजन सीखते हो तो ये सीखो, अपॉर्चुनिज्म। नाउ ही सेड क्वाइट ब्लंटली, कृष्ण का जो ये था, फॉर एग्जाम्पल अर्जुन कहता है कर्ण का जो रथ का पहिया है वो दलदल में ढसा हुआ है। तब कृष्ण कहता है अर्जुन से, मारो, बाण से मारो अभी, दिस इज़ द मोमेंट टू स्ट्राइक हिम विथ योर एरो, हिट हिम। अर्जुन इज़ लाइक, अरे यार, लेकिन उसका जो पहिया है वो दलदल में फंसा हुआ है, वो दलदल में से अपने चैरियट को निकालने की कोशिश में है, और मैं उसको मार दूं, वो तो निहत्था है। तो कृष्ण से, अच्छा वो निहत्था है। उसी कर्ण ने अभिमन्यु का वध किया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, वो निहत्था नहीं था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया, ही न्यू। और अभिमन्यु कौन है? उसका नेव्यू है। उसके ऊपर दया नहीं आई। ही न्यू, वो जानता था कि ये उसकी कमज़ोरी है, उसको अपनी कमज़ोरी की तरफ लेके गया और उसको मारा। ही किल्ड हिम। तुमको नहीं लगता है कि उसको यानी वो निहत्था था? तुमको उसके ऊपर दया नहीं आती है? तो ऐसे करके कृष्ण उकसाते हैं अर्जुन को, अंटिल अर्जुन स्ट्राइक्स कर्ण। कर्ण को अपने वचन का ये जो बहुत घमंड था या गर्व था कि मैं अपने वचन को तोड़ता नहीं हूँ और मैं दानवीर हूँ, कोई मुझसे मांगेगा मैं दे दूँगा। तो उसी चीज़ को वीकनेस बना के कृष्ण ने उसका कवच छीन लिया था पहले से। उसके कर्ण के छाती पे एक कवच था। इट वॉज लाइक अ प्लेट विच वॉज स्टक टू हिज चेस्ट, जो उसके फ्रॉम बर्थ, इट वॉज गिफ्ट फ्रॉम द सन गॉड, जो उसके पिता थे, कर्ण के पिता। ये गिफ्ट को कृष्ण ने कर्ण से अलग करवा दिया। कैसे? वो दानवीर था, तो कोई जाके उससे, आई थिंक सम ब्राह्मण के रूप में कृष्ण गए, या आई डोंट रिमेंबर द स्टोरी, बट समवन गोज़ टू कर्ण एंड सेज कि मुझे ये कवच दे दो। तो कर्ण ने वो कवच फाड़ के निकाल के दे दिया कि ये लो, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। तो ये प्रतिज्ञा से बंधा हुआ होना, this is the main part of what Dad was saying. I'm not sure I agree completely,
थोड़ा डिसएग्रीमेंट थोड़ा बहुत तो है मेरे अंदर अभी भी। डैड तो गुज़र गए, ये डिस्कशन हुआ था 2002-2003 उन दिनों में। उसके बाद प्रतिज्ञा को लेके मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों ने डिस्कस किया, लेकिन डैड का कहना था यार प्रतिज्ञा से बंधे हुए होना, टू टाई योर सेल्फ विद अ वाउ, कोई भी प्रतिज्ञा हो, वो वीकनेस है। महाभारत में हर एक कैरेक्टर जो वीक है, जो आत्मा से वीक है, जिसका सोल वीक है, जिसका पर्सनैलिटी वीक है, वो प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है। तुम देखोगे शंतनु राजा अपने आप को प्रतिज्ञा से बांध लेता है, गंगा से प्यार कर बैठता है और फिर गंगा ने कहा देखो तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे, और इसने कहा हाँ मैं सवाल नहीं करूँगा। तो फिर गंगा क्या करती है, पहला बच्चा जन्म लेता है, पहले बच्चे को डुबा दिया पानी में, दूसरा बच्चा जन्म लेता है, उसको डुबा दिया। अल्टीमेटली 7वें बच्चे की बारी आती है, वो था बड़ा होके वो होने वाला था भीष्म पितामह, वो था देवव्रत, उसका नाम देवव्रत था। तो देवव्रत को डुबाने जा रही थी, तब जाके उसने अपना मुंह खोला। क्यों? अरे मैं वचनबद्ध हूँ, तो वचनबद्ध हूँ बोल के मैं आई एम बाउंड बाय माई वर्ड्स बोल के मुंह नहीं खोलता है। ही इज़ नॉट एबल टू टेल हिज वाइफ व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स उसमें एक प्रोफेसी भी है, एक लेजेंड है कि ये लोग सप्तऋषि थे, सो द स्टोरी हैज़ मैनी एलिमेंट्स। लेकिन इज शंतनु राजा अ स्ट्रॉन्ग मैन? नो, ही इज़ अ वीक मैन। बाद में वो एक और औरत को वचन दे देता है, मत्स्यगंधा को वचन दे देता है कि देवव्रत राजा नहीं बनेगा, मेरे बाद राजा तुम्हारे बच्चे बनेंगे, वो वचन दे देता है। ऐसे ही देवव्रत वो भी वचन दे देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कुंवारा रहूँगा, आमरण कुंवारा रहूँगा, और इसीलिए उसको भीष्म कहा जाता है क्योंकि उसने एक भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया। लेकिन इज इट मेकिंग हिम अ स्ट्रॉन्ग मैन? नो, इट मेड हिम अ वीक मैन। इट मेक्स भीष्म अ वीक मैन। देखने को स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ क्या था? वो स्ट्रेंथ कौरवों के तरफ गया ना, बिकॉज ही वॉज टाइड बाय हिज वर्ड्स। तो डैड का कहना ऐसा था, अपने आप को वचन से मत बांधो कभी भी, किसी भी चीज़ में। बी फ्री, आज़ाद रहो। बी फ्री टू रीइवैल्यूएट, हमेशा रीइवैल्यूएट करो कि इज़ दिस गुड फॉर मी, इज़ दिस द राइट थिंग फॉर मी। वो गिल्ट मत रखो, अरे मैंने वचन दे दिया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं बंधा हुआ हूं, मैं विवश हूं, नो दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट इज़ वीकनेस। कई बार मैं ऐसा काम कर बैठता हूँ, मैं लोगों को प्रॉमिस कर बैठता हूँ। समटाइम्स दे आर गुड प्रॉमिसेस, समटाइम्स ऐसे भी लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी। आई हैव टू रीइवैल्यूएट, आई डू रीइवैल्यूएट। और मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूँ। माई डैड्स नेम वॉज हरिश्चंद्र बाय द वे, और हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है जिसने अपने शब्दों से ही टाइड हिमसेल्फ। और वो राजा हरिश्चंद्र का हालत इतना ख़राब हो जाता है बिकॉज ही टाइड हिमसेल्फ विद हिज वर्ड्स, अपने शब्दों से अपने आप को बांध लेते थे। इतना हालत ख़राब हो जाता है उसके फैमिली को, यानी फैमिली मर जाती है, बेटे को जलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसा सब। तो गरीबी, इट्स अ हॉरिबल फेट। तो डैड का कहना था यार ये रोल मॉडल्स नहीं है, ये लोग कोई रोल मॉडल्स नहीं दिखा रहे हैं, दे आर एक्चुअली शोइंग यू व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर वीक। तुम अपने आप को अपने शब्दों के जाल में फंसा लेते हो तो वो वीकनेस है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ ये होता है कि आज़ाद रहो, हमेशा तुम्हारा विवेक, तुम्हारी चेतना आज़ाद रहना चाहिए। योर क्रिटिकल फैकल्टीज शुड रिमेन अलाइव एंड अवेक
और किसी के इवन तुम्हारा गुलाम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज फ्री इवन फ्रॉम यू. तुम्हारा जो पावर टू रीइवैल्यूएट है, तुम्हारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो किसी का भी गुलाम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे खुद का भी गुलाम नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी फ्री. एज अ प्रिंसिपल आई एग्री. ऐसा यानी और काफ़ी मुझे ये इन्फ्लुएंस किया है, बहुत इन्फ्लुएंस किया है. कभी कभी फिर भी मैं अपने आप को शब्दों से बांध लेता हूँ और बांध के फिर आई फाइंड इट क्वाइट डिफ़िकल्ट समटाइम्स टू गेट फ्री फ्रॉम देम. कभी कभी करता हूँ, कभी कभी मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है. तो किसी को भी वचन देते हो, एक अपना ईगो इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं, ये तो मैंने वचन दे दिया है, मैंने प्रॉमिस दे दिया है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ मैन एम आई इफ़ आई एम नॉट फुलफिलिंग माई प्रॉमिस. तो ये टाइप का एक होता है, गिल्ट होता है उसके अंदर. कभी कभी मैं अपने गिल्ट को रीवैल्यूएट करते, और गिल्ट होता है ऐसे. आई एम नॉट ऑलवेज फुलफिलिंग माई प्रोमिसेस. बहुत सारे प्रोमिसेस हैं मैंने फुलफ़िल नहीं किए हैं. और कुछ लोगों के जो शब्द होते हैं कि क्रिश यार तुमने तो हमारा हाथ छोड़ ही दिया. ऐसा एक बंदा है जिसने मुझे 2023 में, आई थिंक 23 में या 24 में, नहीं 2024 में, गए साल मई में एक इंसान ने कहा, क्रिश तुमने तो कुछ ऐसा कुछ कहा, तुमने तो छोड़ ही दिया ना. मुझे तब भी बुरा लगा था, आज भी बुरा लगता है उसके बारे में सोच के. आई डू ब्रेक प्रोमिसेस. मैं वादे तोड़ता हूँ, कभी चाह के, कभी न चाहते हुए वादे टूट जाते हैं. तो मेरा बट एंड बाय द वे मेरे डैड भी अपने आप को वचन से बांध लेते थे. और उन्होंने वचन से मेरी मॉम के तरफ उन्होंने ऐसे बांध लिया था इन सम वेज कि आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज. आई मीन आई डिडंट क्रिटिसाइज हिम. उनको ओपनली मैं क्रिटिसाइज़ करता नहीं था इन बातों पे, लेकिन मन में मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है उन्हें कि यार तुमने भी तो अपने आप को वचन से बांध लिया, और इतना बांधने की क्या ज़रूरत थी. दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम. मैंने एक्चुअली डिस्कस किया भी है थोड़ा बहुत, द मैरिज बिटवीन माई डैड एंड माई मॉम. और उसके कुछ फीचर्स थे, वो काफ़ी ऐसे फीचर्स थे जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है. देयर आर फीचर्स ऑफ देयर मैरिज, फीचर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप, काफ़ी यूनिक था. लेकिन मैं तो क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि यार ये अच्छा नहीं किया तुमने, ये ठीक नहीं था. लॉयल्टी इस तरह से नहीं करना चाहिए. डैड का लॉयल्टी मॉम के तरफ कुछ नेक्स्ट लेवल था. मैं कहता हूँ इतना भी लॉयल नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही लॉयल थे वो. एनीवे, दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन. तो चलिए आज रात के लिए इतना ही, शॉर्ट एंड स्वीट. शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर. कल फिर मिलेंगे.